हाँ, तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि हम सारणी बना देंगे और सारणी क्या होता है, कैसे होता है, इसके हम सारा डिस्कस करेंगे। आपको बोले थे पिछले क्लास में। तो आज हम आप लोगों को सारणी के बारे में बताए थे, 20 तक आपको बताए थे कि लिख करके हम दिखाएंगे, है ना। 1 मिनट, अच्छा रहने दीजिए, दिक्कत नहीं है। परमाणु संख्या इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 परमाणु संख्या है जी। तत्व का नाम है, ये किसका नाम है? तत्व का नाम है ना। तत्व में धातु, अधातु, उपधातु, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, बोरॉन 5, बोरॉन का परमाणु संख्या 5, कार्बन का परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16। इसी तरह से 114 तत्व हैं, लेकिन हम आप लोग को मात्र अभी 20 लिखवा रहे हैं। 20 के बाद आपको जैसे जैसे चैप्टर पे आएगा वैसे वैसे हम आपको क्लियर कराते चलेंगे। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है। हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 3। ये आपको सिखाया गया है। बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियोन 2 8, सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्युमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6। इसी तरह से सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हैं। बचे हुए 20 आपको पूरा कर देंगे। 16 यहाँ है तो आपको आद कैसे करना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। नंबरिंग से याद कीजिएगा तो आपको परमाणु संख्या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन, हीलियम, इसको आप नोट कर लीजिएगा ढंग से। अब देखिए आपको बताते हैं कि धातु कौन है, अधातु कौन है, इसमें उपधातु कौन है। तो आपको धातु के बारे में बताए थे कि धातु उसको कहेंगे जिसके बाहरी कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। तो धातु 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें, तो ये क्या है जी? धातु है। ये अक्रिय गैस है, कहेंगे नहीं सर ये भी धातु है। तो आपको कल बताए थे कि ये अक्रिय गैस है, ये अपवाद में है, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये अक्रिय गैस है, आपको बताए ही थे हम। हाँ, फिर ये एक है बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये धातु है। बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है? धातु है। बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी धातु है। 4 इलेक्ट्रॉन उपधातु। 4 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं है अधातु। 4 क्या है? आपको हम क्या बताए थे जी? फिर से समझिएगा, अभी आपको समझाते हैं। जिसकी बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन था उसको उपधातु बोले थे। 5 6 7 अधातु बोले थे, अभी समझाते हैं हम। अभी इसके बारे में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसका कुछ और है। अधातु 6 है, ये भी अधातु है। 7 है, अधातु है। ये देखिए 8 है, अक्रिय गैस। जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अक्रिय गैस होता है, बता दिए थे। बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, अक्रिय गैस। अब यहाँ भी देखिए धातु
ई भी धातु, धातु, ई बउआ उपधातु, उप धातु, 5 6 साथी अधातु, ये भी अधातु। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम धातु, अधातु, उपधातु को कैसे पहचानेंगे। तत्व 114 को आपको लिख के दे दिया जाएगा, तो अब आप उसमें से धातु कौन है, अधातु कौन है, उपधातु कौन है, आप एकदम बेहतरीन समझ पाएंगे। अब इसको देख करके आप बता सकते हैं। हाँ, अब हम एक चीज़ आपको नहीं बताए हैं कि बाबू इसके बारे में, ये जो है ना है उपधातु लेकिन अपवाद है, इसलिए यह अधातु है, अधातु है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो है बहुत योगदान रहा है। प्राकृतिक में जितने भी वस्तु हैं, प्रत्येक वस्तु में कार्बन की मात्रा बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको अधातु में रखा गया है। अभी ये कहाँ गया, ये देखिए उपधातु सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु है, लेकिन आने वाला भविष्य में, आने वाला समय में ये भी अपवाद में अधातु बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होगा अधातु के रूप में, इसलिए इसको अधातु ही रखा, अधातु के श्रेणी में रखा जाएगा। क्यों उपयोग होगा? क्योंकि आने वाला समय में विद्युत उपकरण जितने भी होंगे वो सौर प्लेट सिस्टम से होने वाले हैं, तो ये सौर प्लेट बनाने में सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उपयोग के माध्यम से नहीं बल्कि कुछ और से भी होता है। तो ये अधातु, सॉरी ये कहाँ गया, अधातु है, अपवाद में है। क्या है? अपवाद में है, जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रह करके उपधातु रहना चाहिए, लेकिन है ये क्या, अधातु, इसलिए इसको अपवाद बोला गया। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो होना चाहिए अधातु लेकिन उपधातु में, तो अपवाद में है कागो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो आपको इत्मीनान से समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन संकेत H हीलियम, He लिथियम, Li बेरिलियम, Be बोरान, B कार्बन, C नाइट्रोजन, N ऑक्सीजन, O क्लोरीन, F नियॉन, Ne सोडियम, Na ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिएगा कक्ष के आधार पर। उसके बाद जिसके बाहरी कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन धातु, कहेंगे सर हीलियम धातु है, नहीं, यहाँ अपवाद में है, अक्रिय गैस। ये किस चीज़ में है जी? अपवाद में है, अक्रिय गैस। धातु 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन धातु, 4 इलेक्ट्रॉन उपधातु होना चाहिए, लेकिन ये अधातु है, अपवाद में। एकाक व्यक्ति अपवाद। देखते हैं कोई घर में माता और पिता दोनों सही सलामत होते हैं, लेकिन किसी कारण बस उनके बच्चे विकलांग हो जाते हैं, तो अपवाद में हो जाते हैं, जबकि उनका दोनों सही थे, फिर भी तो अपवाद होता है। तो ये अपवाद है, कोई राड़ है कोई सही है, अपवाद में काबू रहना चाहिए, तो ये अपवाद है। अब बाकी सल्फर के बाद क्या आएगा? 16 तक हो गया ना। 17 में आया क्लोरीन, तो हम 16 तक आप नोट कर लीजिएगा इसे, और हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। 17 में आ जाएगा, हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन करते हैं। देखिए अभी समझ में आ जाएगा क्या आएगा, क्लोरीन। इसका संकेत होता है Cl। देखिए 16 के बाद 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7। देखिए 7 है ना, 5 6 7, तो ये अधातु है। क्या है जी? अधातु, कोई दिक्कत नहीं। अब 17 के बाद यहाँ 18 आते हैं, यहाँ लिखते हैं 18। हीलियम पता चल गया कि अक्रिय गैस है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, क्योंकि अपवाद में है, इसको मिटाते हैं 18 नंबर में। पहले लिख लीजिएगा 18 नंबर यहाँ पे किए हैं। 18 में क्या है? आर्गन। 18 में है आर्गन, इसको Ar से सूचित करते हैं, Ar। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8। ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। 19, यहाँ 19 दे देते हैं। 19 में आर्गन के बाद क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम होता है ना, देखिए जरा,
हाँ, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत के होता है। तो 19 में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा जी? 2 8 8 1। ये क्या कहला जाएगा? धातु, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो धातु हो जाएगा। अब 20 लास्ट 20, यहाँ 20 में क्या है बाबू बताओ तो? 20 में क्या है जी? कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। इसका संकेत Ca, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आपको पता ही है, 2 8 8 2। ये भी क्या है बाबू? धातु है। इसी तरह से 20 तक आपका जरूरत पड़ेगा, इसलिए 20 तक हम आपको पूरा करवाए हैं। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, कौन धातु है कौन अधातु। इधर मिटा देते हैं, आपको इजी में समझ में आ जाएगा, नहीं तो लगेगा कि आप क्या लिख दिए सर, है ना। पहले आप उसको लिख दीजिएगा, पहले 1 2 3 4 से शुरू कीजिएगा, उसके बाद यहाँ 20 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, 20 तक, है ना। कौन धातु है कौन अधातु है, पीछे परिभाषा हम बता दिए हैं, उसी के हिसाब से सारा ये हम अपने आपको बताए हैं। अब देखिए क्या आता है यहाँ के बाद, क्लास 10 में यहाँ का बात आएगा कि अष्टक सिद्धांत क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ रहे हैं हम चैप्टर पे, अब आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अब इंट्रोडक्शन लगभग समाप्त हो गया है, तो इसमें क्या आएगा? अष्टक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे ऐसे, क्वेश्चन आएगा कि अष्टक सिद्धांत क्या है, या एग्जाम में आ सकता है अष्टक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, है ना। तो हम आपको कल के क्लास में, पीछे वाला क्लास में बता रहे थे कि जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है वह अस्थायी होता है, और जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसको सरकारी नौकरी लगल रहता है। बताए थे कि ये अस्थायी हो जाता है। तो अष्टक सिद्धांत किसको कहेंगे समझिएगा? जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह अस्थायी होता है, और अस्थायी प्राप्त करने के लिए वह अपने नज़दीकी अक्रिय गैस से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। नज़दीकी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, अर्थात बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन लाने की प्रक्रिया को अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इसको लिखा देते हैं, अष्टक सिद्धांत क्या बताया जी, इसको लिखा देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। फिर से इसको कल बताएंगे, अभी फिलहाल इसको देखिए, है ना। तो हम क्या बोले? अष्टक सिद्धांत परिभाषा कि जिस तत्व के बाहरी कक्ष में, जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह अस्थायी होता है। अस्थायी होता है, और अस्थायी प्राप्त करने के लिए, अस्थायी मतलब स्थिर होने के लिए, अच्छा बताते हैं अभी, अस्थायी प्राप्त करने के लिए, अस्थायी प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीक वाला अक्रिय गैस का, अपने नज़दीक वाला अक्रिय
गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अपने नज़दीक वाला अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अर्थात बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है ना। अर्थात बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, अर्थात बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने की प्रवृत्ति को अष्टक सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत अब समझिएगा जी, अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अभी बताए थे आपको, जैसे यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला को, अभी समझा देते हैं ऊपर वाला से, फिर इसको और समझाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिएगा, कुछ समझिएगा, इसको फिर अगले क्लास में बताएंगे। कुछ तो समझिए इसको, है ना। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं बल्कि आपको ये बुक कहना चाहता है कि जिस तत्व के बाहरी कक्ष में, जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये क्या सरकारी नौकरी ले है? नहीं है। सरकारी नौकरी उसी को मिल जाता है जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ये हम नहीं, कौन बता रहे थे? वैज्ञानिक नील्स बोर। कौन बता रहे थे? नील्स बोर। खैर छोड़िए। तो इसमें सरकारी नौकरी सिर्फ इसी को लगा हुआ है जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जिसको नौकरी नहीं लगा हुआ है, नौकरी के तलाश में अस्थायी रहेगा। कभी बिहार पढ़ेगा, कभी पटना पढ़ेगा, कभी गया पढ़ेगा, है ना। कभी बिहार, कभी पटना, कभी गया पढ़ेगा। और नौकरी हो गया तो अस्थायी हो जाएगा, यानी उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यदि उसको नौकरी नहीं हुआ तो उसके बाहरी कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तक घूमते रहेगा। और जब वो नौकरी नहीं लगेगा तो अस्थायी, कभी दिल्ली जाएगा कमाने, कभी गुजरात जाएगा, कभी कहीं विदेश जाएगा, यानी वो अस्थायी रूप से भटकते रहता है ना। तो यहाँ भी जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह अस्थायी होता है, बेचारा बेरोजगार होता है। ये सब बेरोजगार है, बेरोजगार का कोई पूछ नहीं है। भले आप कितना हो पढ़ लिए, बेरोजगार का कोई पूछ नहीं होता। खैर छोड़िए, हम लोग बेरोजगार में से हैं। तो वह अस्थायी प्राप्त करने के लिए, यानी नौकरी प्राप्त करने के लिए चाहता है कि हम इससे मिले, और हो सके तो कुछ पैरवी करा करके हमारे चपरासियों में भी ले। तो इसीलिए कह रहा कि अस्थायी प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीक वाला अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और नज़दीक वाला, अपने नज़दीक वाला, दूर वाला ना है। आपसे रिलेशन में जिनका नज़दीकी रहेगा उन्हीं से ना आप मदद मांगिएगा कि हमको भी देख लीजिए, अगर कोई घूसो घास दे करके चपरासी में हो जाता है आपका ऑफिस में तो करवा लीजिएगा। ऐसा नज़दीक में जो नज़दीकी रिलेशन होता है उसी से। ऐसा तो नहीं कि आप एकदम दूर वाला से जिसको नहीं पहचानते हैं उसके पास जाइएगा कि हाँ जी हमको देखिए कुछ इन्हें उन्हें करके, समझ रहे होंगे आप। क्या छोड़िए उसको। तो अपने अस्थायी प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीक वाला अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो भी अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, मतलब वो भी नौकरी लेना चाहता है। इसी 8 इलेक्ट्रॉन लाने की प्रवृत्ति को अष्टक सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया होगा।
बेफिक्र। तो अब समझिए, अगर ई बताओ ई 7 है, अगर ई नौकरी लेना चाहेगा तो इससे मांगेगा, नज़दीक वाला से क्या और दूरिया वाला से मांगे जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको बोले तो ये अपने नज़दीक वाला से जाएगा, ये भी अपने नज़दीक, जिससे जो नज़दीक पड़ेगा उसी के पास जाएगा। अच्छा नौकरी लगेगा तब। फिलहाल इसको नहीं, इसको भी फिर अगले क्लास में बताएंगे, इसको भी नहीं रखना है, इसको भी नहीं, इसको अगले क्लास में यहीं से शुरू करेंगे अष्टक सिद्धांत से। फिलहाल ये 20 तक आपको परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए। यदि आपको याद है तो ये अष्टक सिद्धांत कभी एग्ज़ाम बोर्ड में पूछेगा नहीं, क्योंकि ये क्लास 9th का सिलेबस है। इसके बाद से जो आएगा क्लास 10th का सिलेबस में सबसे पहले क्वेश्चन आपको लिखाएंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक बंधन है क्या, तब जा कर के आपको ये सब टोटल समझ में आएगा कि क्या क्या हम लिखवा रहे हैं। तो फिलहाल समझ में आ गया होगा, रहने देते हैं। आज कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज आपको सिर्फ याद करने के लिए दे परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद कल फिर से यानी अगले क्लास में फिर से हमको आपको अष्टक सिद्धांत क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, आपका कमेंट हमको बहुत प्रोत्साहित करता है। तो कोई गाली देने वाले हैं तो भी गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि हम एक टीचर नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ में जिसमें कि आपको कमी लगे उसको हम पूरा करने का। क्योंकि हमको, मेरा उद्देश्य है कि हम एक कमज़ोर विद्यार्थी रहे हैं, हमको कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ समझ नहीं आया था, फिर भी आज हम मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री ही हम बच्चों को बता रहे हैं, अन्य आप लोग को बता रहे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे ना, उसको कैसे हम समझाएं तो आप बेहतरीन समझ पाएंगे। तो हम आशा करते हैं इस चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अष्टक सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।